नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, कक्षा 10वीं, भाग 3। और मैं हूं आपके वर्चुअल क्लास टीचर पूर्णिमा पांडे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों में कौन कौन सी योग्यताएं, कौन सी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, उसकी एक झलक हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन में संग्रहालय और पुस्तकालय का जो महत्व है उसे बताना आना। इतिहास के अध्ययन द्वारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव होता है, यह भावना विकसित करना और इतिहास का समन्वय अन्य अध्ययन क्षेत्रों के साथ स्थापित करना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रंथालय और अभिलेखागार के बारे में। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, यह पाठ जो है अन्य इतिहास के पाठ के जैसा नहीं है। अन्य पाठ मतलब जैसे हम इतिहास में कुछ कहानी, घटनाओं को, प्रसंगों को जानते हैं और उन्हें हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हुए चलते हैं और उसे हम आत्मसात करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। लेकिन यह जो पाठ है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, यह पाठ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में है, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव है। इससे हमें जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी, बहुत सारी नई बातों को हम जानेंगे। तो इस पाठ को पढ़ते समय आप यह दृष्टिकोण रखिए कि हम ऐतिहासिक प्रसंगों और घटनाओं को नहीं सीख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, बल्कि उन घटनाओं और प्रसंगों से संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो उनका संवर्धन या उनका संरक्षण हम कैसे कर रहे हैं, ऐसी उपयोगी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। ग्रंथालय विज्ञान। देखो, पहला ही शब्द आ गया ना, ग्रंथालय विज्ञान। ग्रंथालय मतलब ग्रंथ का आलय। दो शब्द है, ग्रंथ और आलय। तो ग्रंथ हम सब जानते हैं और आलय का शब्द अर्थ होता है घर या स्थान, ग्रंथों का स्थान या ग्रंथों का घर। तो जहां पर ये ग्रंथ रखे जाते हैं वो ग्रंथालय। और आप देख रहे हो कि इस लाइब्रेरी में या इस ग्रंथालय में बाप रे कितनी पुस्तकें हैं। यहाँ देखकर ही मुझे लग रहा है कि यहाँ कम से कम नहीं तो कम 10 से 20 हजार से अधिक पुस्तकें होंगी यहाँ पर। अब सोचो कि हम अपने घर में अपने स्कूल की 10 से 15 किताबों को ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है, पन्ना खराब ना हो, पन्ना फट न जाए, गंदा ना हो जाए, इसके लिए हम कितनी साथ संभाल करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं। और जहाँ पे एक साथ इतनी हजारों हजारों पुस्तकें हैं, कुछ ग्रंथालय तो इतने बड़े होते हैं कि जहाँ लाखों पुस्तकें होती हैं। तो इन सब चीजों को हम कैसे संभालेंगे, यह जो इसका जो साइंस है, उसका जो विज्ञान है, उसे हम कहते हैं ग्रंथालय विज्ञान। अब ग्रंथालय विज्ञान जब ये विषय है तो इसके साथ और क्या क्या चीजें जुड़ती हैं, तो इसके साथ जुड़ता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसके साथ जुड़ते हैं प्रबंधन विज्ञान यानी मैनेजमेंट साइंस। इसके बाद इससे जुड़ता है शिक्षा विज्ञान यानी एजुकेशनल साइंस। अब हम समझ गए ना कि ग्रंथालय विज्ञान जो है, लाइब्रेरी साइंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये लाइब्रेरी साइंस इतना आसान विषय नहीं है। इनफैक्ट इसके बारे में लोगों को जानकारी ही कम होती है। लेकिन इस लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, हम एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो आगे चलें।
अब ग्रंथालय का काम क्या होता है? ग्रंथालय के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला काम है ग्रंथों का संकलन। जो भी पुस्तकें हैं, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका संकलन यानी उनको इकट्ठा करना। इसके बाद वैज्ञानिक ढंग से आयोजन यानी उनका जो प्रस्तुतिकरण है, उनको जो किस ढंग से रखना है कि सभी पुस्तकें आसानी से मिल सके, एक सिस्टमैटिक ढंग से, सलीके से रखना। उसके बाद है संरक्षण करना। अब रख तो दिया हमने किताबें, उन किताबों को साथ संभाल करना ताकि वो किताबें खराब ना हो, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ सकें, हजारों लाखों साल तक किताबें चलें। इसके बाद है संवर्धन करना। संरक्षण तो हमने संभाल लिया, संभालने के बाद उसको आगे तक ले जाना, संरक्षण के साथ साथ जुड़ा हुआ है संवर्धन। और अगला मुद्दा है जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना। यानी ये सब जो जानकारी है, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जानकारी है, पुस्तकों से संबंधित जानकारी है, इसका प्रसारण भी होना चाहिए ना। नहीं तो कॉमन पब्लिक को मालूम कैसे पड़ेगा कि ग्रंथालय में क्या क्या काम हो रहा है, क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो इसकी पब्लिसिटी भी होना जरूरी होता है। आज मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे ग्रंथालय जो हैं, इनकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ग्रंथालय द्वारा कौन कौन सी जानकारी मिल रही है, वो जानकारी का स्रोत क्या है। जानकारी तो हमें जनरल, आज हम यूट्यूब चैनल हम ऑन करते हैं, 50 जानकारी हमको मिल जाती है, गूगल में सर्च करते हैं 50 जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी का एग्जैक्ट स्रोत क्या है, गूगल ने वो जानकारी कहाँ से इकट्ठा की है। वैसे ही ग्रंथालय में जो जानकारियों का संकलन है, वो जानकारी कहाँ से मिली है, इन सब चीजों का प्रसारण करना, लोगों तक पहुंचाना, यह ग्रंथालय द्वारा किया जाता है। और अब तो बहुत और भी थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सा अपडेट का कार्य जो है वो कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, यह है कि पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार निश्चित ग्रंथ उपलब्ध कराकर देना। अब जैसे अभी हमने इसके पहले एक लाइब्रेरी की तस्वीर देखी थी, अब उतनी बड़ी लाइब्रेरी में यदि हम पहुंच जाएं तो हमारी जरूरत क्या है। मान लो मुझे कोई किताब पढ़नी है जो भूगोल से संबंधित है, अब उतने बड़े संकलन में, उतनी बड़ी लाइब्रेरी में भूगोल की एक किताब ढूंढना कितना मुश्किल होगा। तो ये जो लाइब्रेरी साइंस है, उसके अंतर्गत ग्रंथालय में ये सब चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि आप किताब का नाम बताएं और आपको एक क्लिक पर 5 मिनट के अंदर वो किताब मिल सकते। अब हम जानेंगे संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालयों के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी से ईसवी सन की 5वीं शताब्दी तक चला है ये। इसके बाद है मेसोपोटामिया के असीरियन साम्राज्य का सम्राट असुरबानीपाल का ग्रंथालय ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, और इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे संसार में, हमारी दुनिया में पुस्तकों का महत्व हमेशा से रहा। ये हम देख रहे हैं असुरबानीपाल का संग्रहालय, बहुत ही प्राचीन संग्रहालय। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी दुनिया में ज्ञान का महत्व, शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा। लोग पुस्तकों का महत्व जानते थे, शिक्षा का महत्व समझते थे, और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथालयों की स्थापना की, जहां न केवल स्थानीय बल्कि देश विदेश के कोने कोने से पुस्तकों का लाकर उनको संग्रहित किया गया था, और उनमें वहां पर अध्ययन करने के लिए अनेक विद्वान आते थे। तो यह असुरबानीपाल का संग्रहालय, और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय और पहला संग्रहालय, पहला ग्रंथालय, इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है हमारे भारत देश को। भारत में तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला का जो ग्रंथालय था, वह दुनिया में सबसे पहला था। और वहां पे ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 विदेशी विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आया करते थे प्रति वर्ष। तो इतना बड़ा ग्रंथालय, इतना बड़ा संग्रहालय और इतने बड़ा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का ग्रंथालय जिसका स्थापना वर्ष है ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी से ईसा की 5वीं शताब्दी।
ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी मतलब ईसा काल से, ईसा काल शुरू हुआ, हम 0 से ले रहे हैं, उससे पहले 500 साल, और ईसा काल से 500 साल बाद तक। यानी यदि हम आज के समय में देखें तो आज हमारा 2020 का साल चल रहा है, 2020 से भी 500 साल पहले ये ग्रंथालय की स्थापना हुई थी। सोचो उस समय भी हमारे देश के ऋषियों मनीषियों को इनको पता था कि पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञान जीवन में कितना आगे ले जाता है, और ज्ञान जो है वो हमेशा हमें अपने आप को स्थापित रखने में, संघर्षों से जूझने में, चुनौतियों का सामना करने का हौसला देता है। तो ज्ञान हमेशा सर्वोपरि होता है, और सब उससे बड़ा है ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान का व्यावहारिक उपयोजन। आपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उसका उपयोग कहीं नहीं किया तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो जब भी हम ज्ञान लें, जानकारी लें, उसका उपयोजन भी सीखें, उपयोजन करना भी जानें। तो ये बातें हमारे देश के शिक्षा शास्त्रियों को, हमारे संतों को, हमारे ऋषियों को इनको पता थी, वो इससे अवगत थे, और इसलिए उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथालयों की स्थापना की। हम देख रहे हैं यहां हम देख रहे हैं असीरियन आर्किटेक्चर। मेसोपोटामिया के असीरियन साम्राज्य का सम्राट असुरबानीपाल का ग्रंथालय, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम मानचित्र में देखें तो असीरिया हमें कहां दिखाई दे रहा है? यहां वर्तमान सीरिया के ऊपर हम देख रहे हैं, उत्तर पूर्व में सीरिया के, तो हमें वहां पर हम देखते हैं असीरिया। ये सीरिया है वर्तमान का, यहां असीरिया। इस मानचित्र में हम देखें तो यहां हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये असीरिया, या असीरियन साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था पूरा। तो इस काल में भी हमें ग्रंथालय का महत्व बताया गया है इसलिए क्योंकि उस समय के विद्वानों ने ग्रंथालयों की स्थापना की थी, तो वे जानते थे कि ग्रंथ का महत्व मनुष्य के जीवन में शाश्वत काल तक बना रहेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप का जो मानचित्र आपके सामने है, रोमन रिपब्लिक 1st सेंचुरी बीसी का। और यहां हम देख रहे हैं इजिप्ट। इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे सामने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है वहां के पिरामिड्स का। लेकिन इजिप्ट केवल पिरामिड्स के लिए ही नहीं बल्कि अन्य अपने वास्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये हम देख रहे हैं इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। वर्तमान में उसके खंडहर हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये स्थान आज भी है। ये मानचित्र में हम देख रहे हैं ये इजिप्ट है, ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है, और ये है हमारा अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय। ये इसकी लोकेशन और ये इसका वर्तमान प्रारूप, ये खंडहर के रूप में है। इसके अवशेष आज हम देख सकते हैं, लेकिन इन अवशेषों में भी हम ये महसूस कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि कितनी किताबें यहाँ रही होंगी, कितनी पुस्तकें यहाँ रही होंगी, और उन पुस्तकों से कितने लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया होगा। अब ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी यानी 2020 अभी चल रहा है, उससे भी 400 साल पहले, 2500 साल पहले लगभग हम सोचे तो कितनी जागरूकता थी लोगों में। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु के तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय। ये ईसवी सन की 16वीं 17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बनाया गया। यह है तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी हम इतिहास के किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मानचित्र को अपने सामने रखना चाहिए। यानी इतिहास पढ़ने के लिए भूगोल का सहारा हमेशा लेना चाहिए। इससे हमें उस स्थान की जानकारी मिलती है, उसके स्थानीय आसपास के परिसर की जानकारी मिलती है। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमने बात की तंजौर की। अब तंजौर कहाँ है? तो भारत देश में है, तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु के पास हम देख रहे हैं ये तंजावुर का क्षेत्र है। यदि और स्पष्ट हम देखते हैं तो ये राजे व्यंकोजी भोसले, और इन्होंने तंजौर में ये ग्रंथालय की स्थापना की थी। भारत का पूर्वी समुद्री तट है। तो 1675 ईस्वी में व्यंकोजी राजे भोसले ने तंजौर को जीत लिया और अपना स्वयं का राज्य स्थापित किया।
तो केवल राज्य स्थापित किया, राज्य विस्तार किया, ऐसा नहीं था। हमारे राजा महाराजा जो थे वो विद्वान थे, जानकार थे। दो वंकोजी राजे भोसले और उनके वंशजों ने सरस्वती महल ग्रंथालय को और संपन्न किया, उसमें और पुस्तकों को लाकर उसमें स्थान दिया और ग्रंथों को उसमें समाहित किया। और इस ग्रंथालय में लगभग आज 49,000 ग्रंथ हैं। 49,000। हमें अपने क्लास की 3-4 किताबें पढ़नी होती हैं, 10-12 किताबें, उसके साथ में हम परीक्षा के लिए कह दें कि भाई 2-4 संदर्भ पुस्तकें, तो हमको 15 पुस्तकों को पढ़ने में हमें तकलीफ होने लगती है, थक जाते हैं हम सोचते हैं कितना पढ़े, मैं इतिहास पढ़ूं कि भूगोल पढ़ूं, मम्मी मैं थक गई हूं या मैं थक गया हूं। सोचो इस ग्रंथालय में 49,000 पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को किसी न किसी ने लिखा होगा और हजारों लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं भारत के विशेष उल्लेखनीय ग्रंथालय। अभी तक हमने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथालयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम विशेषकर भारत के उल्लेखनीय ग्रंथालय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, बाप रे, चार चित्र एक साथ हमारे सामने आ गए हैं। तो देख रहे हैं हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, डेविड ससून लाइब्रेरी, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो डेविड ससून लाइब्रेरी है ये तो हमारे मुंबई में है भाई। हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश में। कोलकाता तो नाम से ही प्रसिद्ध है, कोलकाता दिख रहा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये दिल्ली में है। इसके अलावा मुंबई में और एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। अब जब इतने बड़े बड़े ग्रंथालय हैं तो इनके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो जुड़ता है वह है ग्रंथालय का प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि इनकी व्यवस्था करना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। केवल किसी बिल्डिंग को बना लेना, किताबें खरीद लेना, किताबों को शामिल कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उनकी देखभाल, उनका रख रखाव। तो ग्रंथालय प्रबंधन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मुद्दा आता है पहले कि इन अभिलेखागारों का प्रबंधन रखना, महत्वपूर्ण अंकन वाले कागजातों और दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना। ये ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, उसमें हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ना है। वो कागजात दस्तावेज में जो बात है वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से हमें मिली है, उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं है। जो जैसी स्थिति में है उसे संभालते हुए, उसमें कोई परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना है। इसके अलावा जो प्राप्त दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उनकी सूची बनाना और आवश्यकता होने पर उन्हें उपलब्ध कराना। तो आजकल ये काम थोड़ा सा आसान हो गया है, इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण, कंप्यूटर की वजह से बहुत सी हमारे जीवन में सुविधाएं आ गई हैं और लाइब्रेरी साइंस में या ग्रंथालय प्रबंधन में भी उसका अच्छा उपयोग हो सकता है या हो रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी यहां दिख रहा है, देखें इसमें क्या है। संगणकीय प्रणालियों के उपयोग के कारण ग्रंथालय और अभिलेखागार का आधुनिक समय में प्रबंधन करना अनिवार्य रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है, वाक्य बड़ा भारी भरकम है, सादा सिंपल अर्थ है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम ग्रंथालयों के प्रबंधन में कर रहे हैं। और आज तो इसे कंपलसरी कर दिया गया है कि आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपने लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखिए, क्योंकि जहां 50 हजारों पुस्तकें हैं, लाखों पुस्तकें हैं, वहां से कोई एक चीज हमें ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? यदि उसे व्यवस्थित रूप से न रखा जाए तो एक किताब ढूंढने में हमें महीनों लग जाएंगे। तो समय का व्यवस्थापन, वस्तुओं का व्यवस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें हमें बहुत ही सहयोग देती है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में है, राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारत का प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में 1891 ईस्वी में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से स्थापित हुआ। जब ये बना तो इसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और ये पहले कोलकाता में बना।
बाद में इसे 1911 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मतलब बिल्डिंग को नहीं स्थानांतरित किया, बिल्डिंग तो वहीं की वहीं थी कोलकाता की। दिल्ली में एक नया भवन बनाया गया और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी पुस्तकें थी, जो अभिलेख थे, दस्तावेज थे, वो सारे के सारे दिल्ली राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिए गए। यह है हमारे दिल्ली का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और पहले यह कॉमन पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, जनता को इसमें प्रवेश नहीं था। लेकिन 1998 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने घोषणा की कि इस अभिलेखागार को राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जनता के लिए खोल दिया जाए, और इसे खोल दिया गया। तब से आज तक ये जनता के लिए ओपन है। आप वहां पर जाएं, जब भी दिल्ली की आप पर्यटन करें या दिल्ली की यात्रा करें, इस अभिलेखागार को जरूर देखें, आपको अपनी समृद्ध विरासत पर जरूर गर्व होगा। और ये जो अभिलेखागार है दिल्ली का, ये भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। 1748 ईस्वी के पश्चात के दस्तावेज और अभिलेख क्रमिक रूप में लगाकर रखे गए हैं, यानी इतनी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर इन दस्तावेजों को रखा गया है। सन 1748 ईस्वी के बाद के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, यानी 1748, 1749, 1750, 1751 ऐसे लेकर आने वाले समय तक के दस्तावेज क्रमिक रूप से रखे गए हैं। इस अभिलेखागार में जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, दस्तावेज, वो अंग्रेजी भाषा में हैं, तो अरबी भाषा के भी हैं, फारसी लिपि में लिखे हुए फारसी भाषा में हैं, उर्दू भाषा के दस्तावेज हैं, संस्कृत भाषा के दस्तावेज हैं, हिंदी भाषा के दस्तावेज हैं, और सराफा या घसीटा लिपि में लिखे हुए दस्तावेज। और यह जो अंकित दस्तावेज हैं हमारे पास, अनेक लिपियों में, अनेक भाषाओं में संकलित दस्तावेज हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण 4 प्रकारों में किया गया है: सार्वजनिक, प्राच्य विद्या विषयक, पांडुलिपियां और निजी कागजात। ये अलग अलग रूप में इनको बांटा गया है। कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें हम सार्वजनिक रूप से हम इन्हें देख सकते हैं, कुछ पांडुलिपियां हैं, कुछ निजी कागजात हैं जिन्हें सामान्य जनता के लिए ओपन नहीं किया जाता, और कुछ प्राच्य विद्या विषयक दस्तावेज हैं। अभी हमने पढ़ा प्राच्य विद्या विषयक। तो आखिर क्या होती है यह प्राच्य विद्या? तो प्राच्य विद्या पुरातत्व की वह शाखा है जिसमें प्राच्य देशों अर्थात तुर्की, ईरान, भारत, बर्मा, चीन, श्याम जिसे वर्तमान में हम थाईलैंड कहते हैं, मलाया यानी मलेशिया आदि पूर्वीय देशों के इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य आदि का अनुसंधानात्मक विचार और विवेचन होता है। आइए अब देखें इस मानचित्र में कि यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे प्राच्य देश। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यह है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। तो यह है तुर्की, ये ईरान, यहाँ हम देख रहे हैं हमारा भारत देश, ये चीन, ये बर्मा जिसे हम वर्तमान में म्यांमार के रूप में जानते हैं, श्याम देश जो वर्तमान का थाईलैंड है, और मलाया जो वर्तमान का मलेशिया है। तो ये हैं हमारे प्राच्य देश, और इन प्राच्य देशों की संस्कृति, यहाँ के साहित्य, इनके धर्म, इनके समाज आदि का विस्तृत अध्ययन जो है वो प्राच्य विषयक विद्या अध्ययन कहलाता है। भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार है। महाराष्ट्र राज्य शासन के अभिलेखागार संचालनालय की शाखाएं मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में हैं। पुणे के अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ घसीटा लिपि में या सर्राफा लिपि में लिखे गए कागजात या दस्तावेज हैं। मैंने पहले ही कहा कि घसीटा या सर्राफा लिपि को हम मोडी लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो मोडी लिपि में लिखे गए 5 करोड़ दस्तावेज हैं, और इसी कारण
इस अभिलेखागार को पेशवांचे दफ्तर या पेशवाओं के कागजात कहते हैं, जो कि हमारे गौरवशाली इतिहास की महत्वपूर्ण निधि है, महत्वपूर्ण अमानत है। हम देखेंगे महाराष्ट्र का ये मानचित्र, और महाराष्ट्र के मानचित्र में हम देख रहे हैं ये हमारा पुणे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी, दक्षिण भारत की काशी भी इसे कहा जाता है, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापुर और ये नागपुर, यह 5 राज्य हैं जहां पर महाराष्ट्र राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार है। इनकी अनेक शाखाएं हैं इन 5 जिलों में। तो इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की अभिलेखागार और ग्रंथालय के बारे में। अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कोश के बारे में। कोश क्या होते हैं, कोशों के प्रकार क्या होते हैं, कोश की आवश्यकता क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।